चैप्टर 35 जो है वो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। जो 10th का थर्ड चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा है मेंडल वाला, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन 12th है चूंकि तो कुछ चीजें ऐड हो गई है ना, कुछ जो अदर क्राइटेरिया जो अनुवांशिकी के अंदर आ जाते हैं, जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो एक्स्ट्रा और हमको पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इवन आरएस जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं ना, जो अनुवांशिक बीमारियां होती है उसके बारे में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे आते रहते हैं। तो बेटा देखो हम लोग शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने मेंडल की जीवनी पढ़ी थी कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है उसमें उन्होंने जो उसकी पत्रिका निकलती है उसमें उन्होंने अपने वर्क को छापा, फिर उसके बाद किसने उनके कार्यों की पुनर्खोज की, इसके बारे में जो थ्योरेटिकल आपके 35 जो चैप्टर के अंदर आगे का पोर्शन दिया हुआ वो हम लोगों ने कल किया था। अभी आज हम लोग जो है कुछ जो नियम है उसके एक नियम है उसको देखेंगे हम लोग, और उसमें कैसे अपना संकरण तकनीक अपनाई थी, उसका जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ था वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के जो थर्ड पेज है इधर वाला और उसके बाद इधर वाला, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ अगर आप किताब खोल के देखते हो तो, है ना, तीसरे पेज पर 35 चैप्टर के। तो देखो आज हम करेंगे मेंडल संकरण तकनीक। संकरण में क्या होता है, देखो संकरण का मतलब समझते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि बैंगन है, बैंगन की दो प्रजातियां होती है, एक होती है देसी और एक होती है विदेशी, ठीक है। विदेशी में कांटे नहीं होते, ठीक है, लेकिन उत्पादन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, यानी बैंगन की जो मात्रा प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है। देसी में क्या होते हैं, कांटे उपस्थित होते हैं और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उत्पादन कम होता है, बैंगन जो पैदा होते हैं छोटे होते हैं, साइज उसका छोटा होता है, उत्पादन क्षमता कम होती है। तो साइंटिस्ट अगर सोचते हैं कि मैं ऐसा बैंगन विकसित करूं जिसके अंदर इसके लक्षण भी हो और इसके लक्षण भी हो हो सकता है इस देशी वाले को तो उसने माना फीमेल, ठीक है, यानी इसका कौन सा पार्ट लिया बेटा, स्त्री केसर लिया, ठीक है, और विदेशी वाले के लिए मेल पार्ट मतलब परागकण लिए, है ना। तो परागकण इसके ऊपर डालकर जो इनकी दोनों यहां पर इसका अंडाणु होता है, अंडाणु क्या है, मादा भाग है, परागकण क्या है, नर युग्मक पार्ट है, ठीक है, दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा और भ्रूण बनेगा और भ्रूण से क्या होगा, नई संतति विकसित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भ्रूण से जो नई संतति हो रही है प्राप्त, वो हम उसमें हमें दोनों के गुण देखने को मिलेंगे, देसी के भी मिलेंगे और विदेशी के भी मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको संकरण कहते हैं। संकरण में क्या होता है, दो जो अलग एक ही जाति एक ही है बैंगन है, ठीक है, लेकिन इसकी उपजातियां होती है, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको लेकर एक नई ही क्या की जाती है, उपप्रजाति विकसित कर ली जाती है ना। तो इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। तो यहाँ देशी और विदेशी बैंगन से नई कैटेगरी का बैंगन विकसित किया वैज्ञानिकों ने, जिसमें देसी के गुण भी थे और विदेशी के भी थे। तो एक में हमने देशी वाले को फीमेल मान लिया और इसका हमने मेल पार्ट ले लिया, दोनों को संकरित करवाकर क्या किया, नया पौधा विकसित किया। तो ये क्रिया आती है किसके अंदर, संकरण में। संकरण में दो अलग जातियों को मिलाकर यानी दो उपजातियों को मिलाकर या दो जातियों को मिलाकर नई प्रजाति क्या कर ली जाती है, विकसित कर ली जाती। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब मेंडल ने भी क्या किया है, संकरण करवाया है, मतलब दो अलग अलग जो पादप एक ही है, जाति एक ही, लेकिन उनके अंदर जो अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं उनको मिलाकर एक नए गुणधर्म वाला क्या किया, पौधा विकसित किया। तो देखो संकरण के अंदर क्या क्या उसने स्टेप्स लिए, अपना प्रयोग करने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए वो हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारे बुक के थर्ड पेज पे, मेंडल संकरण तकनीक। उसने फर्स्ट स्टेप किया विपुंसन, फिर पर परागण कराया, फिर बैगिंग करी और फिर कुछ एक टर्म दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, जनक पीढ़ी क्या होती है, F1 पीढ़ी क्या होती है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है विपुंसन क्या होता है। देखो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए वो पाइसम सट्टाइवम पे किए, यानी मटर के उद्यान मटर के ऊपर किए थे, है ना। तो ये कैसा होता है, द्विलिंगी पादप होता है। द्विलिंगी होने का मतलब है इसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी उपस्थित होता है। नर यानी
पुंकेसर, ठीक है, युग्मक आएगा परागकण, ठीक, और मादा स्त्री केसर, इसके अंदर पाया जाता है मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है। परागकण और अंडाणु के मिलने से नया पौधा क्या होगा, विकसित होगा। तो अब देखो इसने क्या किया, क्योंकि ये द्विलिंगी है तो द्विलिंगी में कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण का क्या मतलब है बेटा, कि ये जो वर्तिकाग्र है उस पे उसी पुष्प का जो परागकण है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये परागकण जो है इसी की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है, उस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो मटर है उसके अंदर स्वपरागण होता है, तो इसको हटाने के लिए, स्वपरागण की क्रिया को बाधित करने के लिए मेंडल के द्वारा क्या किया, जब मटर का पौधा था उस मटर के पौधे का जो पुष्प होता है यानी जो फूल होता है, जब वो कलिकीय अवस्था में था तो उसमें से क्या कर दिया उसने, चिमटे की सहायता से इसके ये जो पुंकेसर है जो कि नर पार्ट है उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो क्या बच गया, सिर्फ स्त्री केसर, ठीक है। तो विपुंसन का मतलब होता है फ्लावर को बंदी बनाना, मतलब वो स्वपरागण नहीं कर पाए और उसको करने के लिए उसने क्या किया कि पुष्प जब कलिका अवस्था में था, जब स्त्री केसर का विकास नहीं हुआ था कंप्लीटली, तब उसी कंडीशन के अंदर उसने क्या किया, जो पुंकेसर होते हैं, जो नर पार्ट है, उसको चिमटी की सहायता से निकाल दिया। तो ऐसे फ्लावर में क्या रह गया, सिर्फ स्त्री केसर रह गया। तो ये हमारी क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। विपुंसन यानी पुंकेसर को निकाल देना चिमटी की सहायता में जब फ्लावर कली की अवस्था में हो। कर दिया इतना, फिर उसके बाद उस फ्लावर के अंदर बचा क्या बेटा, ये तो इसकी पंखुड़ियां हो गई, फ्लावर के अंदर बचा स्त्री केसर पार्ट, ठीक है। अब उसने क्या किया, सपोज फ्लावर लिया था, जो मटर है, मटर के लक्षण उसने लिया, मान लो लंबाई, ठीक है। अब लंबाई के दो रूप होते हैं, दो विप्रेयसी रूप होते हैं, एक होता है लंबा और दूसरा होता है बोना, ठीक है। अब उसने जिस फ्लावर के पुंकेसर को हटाया था वो कैसा पौधा था, लंबा पौधा था, ठीक है। अब अगर इसमें स्वपरागण होता तो इसकी जो सारी संततियां वो कैसी होती, लंबी होती, लेकिन अभी उसने क्या कर लिया, पुंकेसर को तो हटा दिया यानी मेल पार्ट को तो निकाल दिया। अब नई संतति तो तभी आएगी जब पुंकेसर के परागकण उसको मिलेंगे। तो उसने क्या किया, इस बोने पौधे से क्या किया, इसके जो पुंकेसर है ना, उनसे परागकण लिए, परागकण लेके इस वर्तिकाग्र पे डाला जिसका उसने विपुंसन किया था, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर जीन टीटी, इसके अंदर जीन टीटी, तो जो नया आएगा, नया पौधा बनेगा, उसके अंदर ये दोनों के जीन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। आ रही बात समझ में। तो उसने क्या किया, सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि उसने पर परागण करवाया, मतलब जो पुंकेसर हटाने के बाद जो स्त्री केसर था उस पे उसको जिस भी पौधे के परागकण डालने थे, है ना, उस पौधे के परागकण उसने इसके वर्तिकाग्र पर क्या किए, डाल दिए। आगे बात समझ में। तो इसे बोला पर परागण इसने करवा दिया, ठीक है। या हम बोलेंगे कि इसने कृत्रिम परागण करवाया। नेचुरल तो कैसा होता है, स्वपरागण होता है नेचुरली तो मटर में, लेकिन क्योंकि इसने अपनी इच्छा से किसी पौधे से लेकर परागकण डाले इसलिए इसको कृत्रिम परागण बोलेंगे। तो इसने कृत्रिम परागण करवाया। फिर उसके बाद हो सकता है कि ये परागकण डाले, उसके बाद कोई और जो है परागकण आकर इस जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर लग जाए वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, तो इनका प्रयोग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर परागकण डालने के बाद कोई और प्रजाति के परागकण हवा के माध्यम से और वायु के माध्यम से नहीं आए, इसके लिए उसने क्या किया, ये जो फ्लावर है जिसपे उसने इच्छा वाले परागकण डाल दिए हैं उसको थैली से क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है, ताकि पैक कर दिया, ताकि क्या हो, कोई अन्य परागकण इसके ऊपर किसी कीट या वायु के माध्यम से नहीं पहुंच पाए। तो इस क्रिया को कहा जाता है बैगिंग, ठीक है। बैगिंग करना मतलब थैली से बांध देना। तो उसने बैगिंग करी, ठीक। अब ये क्रिया करने के बाद, ये पर परागण या कृत्रिम परागण करवाने के बाद, ठीक है, अब उसे जो प्राप्त हुई पीढ़ी वो F1 पीढ़ी हुई, ठीक है।
तो यहां पर जिन पादपों के बीच में संकरण करवाया जाता है, जैसे कि लंबा और बोने में संकरण करवा रहे थे हम, है ना, तो ये तो कहलाएगी जनक पीढ़ी, जिसको P से डिनोट किया जाता है। इन दोनों के मिलने से जो नई पीढ़ी आ रही है वो कहलाएगी F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण करवाया जाता है, स्वपरागण करवाने का मतलब अब उनके हाल पे छोड़ दिया, उसने अब विपुंसन की क्रिया नहीं करी है ना, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट जो थर्ड पेज है उस पे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, विपुंसन करवाना, विपुंसन का मतलब होता है क्या कर देना, जो पुंकेसर होते हैं उनको निकाल देना कली की अवस्था के अंदर। फिर पर परागण या कृत्रिम परागण उसने करवाया, मतलब जो स्त्री केसर रह गया था उस पुष्प में, उस पे उसने अपने इच्छा के परागकण लाके डाल दिए। ठीक है, फिर डालने के बाद उसने थैली से कवर कर दिया ताकि कोई अन्य परागकण उस पे नहीं आ पाए, तो इसे हम बैगिंग कहते हैं। और ये कुछ 2-3 टर्म दी गई है कि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी क्या होती है और जनक पीढ़ी क्या होती है। समझ में आ गया? तो ये उसका मेंडल की संकरण तकनीक थी। समझ आई? फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने अपने अलग अलग जो प्रयोग किए, लगभग 30,000 पादपों पे उसने प्रयोग किए थे, और प्रयोग के आधार पर जो भी उसके परिणाम आए उसको उन्होंने क्या किया, सिद्धांत के रूप में दिया, और उन सिद्धांत को ही मेंडलवाद कहते हैं। 3 उसने जो मेंडल के नियम थे वो दिए, मतलब उसने जो प्रयोग किए उसके जो परिणाम आए उन्हीं को उसने क्या किया, उन परिणामों को 3 रूल्स के रूप में या 3 नियमों के रूप में लिख दिया। और वो 3 नियम कौन से थे? मेंडल के फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम। वेरी गुड बेटा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा जो नाम है वो जाना जाता है विसंयोजन का नियम। हाँ, विसंयोजन का नियम भी इसे कहा जाता है। और थर्ड जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए है ना, जितने भी उसने प्रयोग किए मटर के पादपों पे, उसके जो परिणाम आए उन परिणामों के आधार पर उसने 3 नियम दिए। ठीक है, इन 3 नियमों को कंबाइंडली हम बोलते हैं मेंडलवाद। आगे बात समझ में? तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखो परिणामों के आधार पर आधारित नियम में पहला हम लेते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो मेंडल ने एक चीज बोली, देखो अभी आज के टाइम में हम इसे कहते हैं जीन, जो जॉनसन है उसने जीन नाम दिया था, पर मेंडल ने जीन नहीं बोला था, मेंडल ने इसको नाम दिया था कारक। ठीक है, इसने ये कहा था कि जनक से कुछ जनकों में कुछ कारक पाए जाते हैं, ये कारक जो होते हैं वो संतति के अंदर लक्षणों को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ये चीज क्या की कही गई? मेंडल ने ये कहा कि जो जनक होते हैं वो संतति के अंदर, जनकों से जो लक्षण है वो संतति के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन संतति में लक्षणों को पहुंचाने का काम कारक का होता है। ठीक है, कारक यानी क्या होता है? जीन। आज के टाइम में उसे हम जीन के नाम से जानते हैं, और मेंडल ने उसके लिए यूज किया था कारक वर्ड, कि जनक से संतति में लक्षण जाएंगे लेकिन कारक उसको लेकर जाते हैं। ये चीज मेंडल ने बोली थी। ठीक है, और कारक का मतलब है जीन। जोहानसन ने इसको जीन नाम दिया बाद में। ठीक है, अब ये बोला कि एक लक्षण जो होता है ना, उसके लिए एक लक्षण के 2 विप्रयासी रूप होते हैं, यानी विप्रयासी रूप यानी 2 विपरीत रूप होते हैं। जैसे कि लक्षण मैंने लिया लंबाई, और लंबाई के 2 विप्रयासी रूप कौन से हैं? लंबा
और बोना। ठीक है, तो जो लक्षण होता है उसको जो जीन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो दो जीन पाए जाते हैं, लंबे के लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। तो ये जो जीन है जो किसी भी लक्षण के विप्रयासी, देखो ध्यान से समझना, किसी भी लक्षण के विप्रयासी जो रूप होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं, कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं उन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी अगर लक्षण है उसके विप्रयासी रूप, विप्रयासी यानी लंबाई लक्षण है लेकिन विप्रयासी रूप लंबा और बोना, तो कोई भी लक्षण है वो कंट्रोल किया जाता है किसके माध्यम से? जीन के द्वारा। जिसे मेंडल ने क्या बोला था? कारक। जीन क्या होता है? डीएनए का खंड होता है, डीएनए के खंड को हम जीन बोलते हैं ना। तो जो लक्षण होते हैं अगर उसके विप्रयासी रूप मिल रहे हैं, दो रूप आपको मिल रहे हैं, तो इन विप्रयासी रूप को कंट्रोल करने वाले जो दो जीन होते हैं उन्हें युग्म विकल्पी जीन या अलील कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा कि एक लक्षण के यदि विप्रयासी रूप है, विप्रयासी रूप यानी विपरीत रूप है, तो इन विपरीत रूप को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं, जैसे कि इसमें लंबाई के लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी, तो ये जो है ये जीन क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी जीन या अलील कहलाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ये बार बार आता है वर्ड, तो युग्म विकल्पी जीन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे किसको? प्रभाविता के नियम को। तो देखो इसको समझने के लिए या इस प्रयोग को करने के लिए क्या किया मेंडल ने? मेंडल ने लक्षण लंबाई है, लक्षण लिया पौधे का लंबाई। ठीक है, लंबाई लक्षण लेके इसके विप्रयासी रूप क्या होते हैं? लंबा और बोना, यानी एक पादप लंबा लिया और एक बोना लिया। लंबे के लिए जीन जो है वो आएगा कैपिटल टी और इसके लिए आएगा स्मॉल टी। युग्म विकल्पी यही होंगे लेकिन जीन हमेशा क्या होंगे? जोड़े में पाए जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? डबल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कितने गुणसूत्र है? 46 है, तो 23 आते हैं मदर से और 23 आते हैं फादर से, तभी जाके तो डबल होते हैं ना। तो वैसे ही इसके अंदर भी जीन होता है ये और ये, लेकिन एक आता है मदर से और एक आता है फादर से, इसीलिए इनके क्या होंगे? डबल पेयर पाए जाते हैं। तो ये जो है अब दोनों ही जीन क्या है? समान, तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है? समयुग्म की अवस्था हो जाती है। ठीक है, अगर ये इसकी जगह ऐसा होता तो ये कौन सी अवस्था होती? विषम। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर पेरेंट्स में दोनों जीन समान है, इसलिए समयुग्म की जनक लिए लंबे को उसने माना फीमेल और बोने को उसने माना नर पार्ट, मतलब इसका तो पुंकेसर लेगा और इसका क्या लेगा? स्त्री केसर वाला पार्ट लेगा। ठीक है, अब इसके बीच में इनको उसने लिखा समयुग्म की जनक पीढ़ी है, क्योंकि इनसे हमें क्या प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी के बीच में उसने संकरण करवाया, तो संकरण होगा तो उससे पहले क्या बनेंगे? युग्मक, और युग्मक बनते समय जो जीन होते हैं, जो गुणसूत्र है, उनकी संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो एक युग्मक में दोनों में से एक ही टी आएगा और इसमें भी क्या आएगा? एक ही टी। दूसरा युग्मक बनेगा, इसमें भी इधर चला जाएगा और इसमें इधर, यानी युग्मकों की संख्या आधी हो जाती है। युग्मक बनते समय जीन की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, जो एक युग्मक जो होता है उसमें जीन क्या पाया जाता है? आधा पाया जाता है। तो ये युग्मक बनते समय ये दो जो पेयर के अंदर थे जीन वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हमको F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी ये हमें प्राप्त हुई, ये हमें प्राप्त हुई F1 पीढ़ी। अब इसके दोनों जीन समान है क्या? नहीं। तो ये कैसी है? विषम युग्म की। ठीक है, अब मेंडल ने सोचा कि जब हम लंबे और बोने के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है वो कैसी होनी चाहिए? ना लंबी होनी चाहिए ना बोनी होनी चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। उसने क्या देखा कि सारे के सारे कैसे हैं? लंबे हैं। सारे के सारे पौधे कैसे हैं? लंबे। तो उसने ये देखा कि जब भी हम सब युग्म की जनक पेरेंट्स जो होते हैं उनके बीच में संकरण करवाते हैं तो हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर जो लक्षण, यानी जो लक्षण खुद को प्रदर्शित करता है वो लक्षण होता है प्रभावी, और जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता वो होता है
अप्रभावी। ठीक है, तो यही था मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, कि जब सम युग्म की युग्म विकल्पी युक्त जो जीन होते हैं और जीन युक्त जो पादप होते हैं उनके बीच में जब हम संकरण करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी जो होती है वो जनकों में के दोनों लक्षणों में से एक लक्षण को प्रदर्शित करती है, और जिस लक्षण को प्रदर्शित करती है वो होता है प्रभावी, और जिस लक्षण को जनक के जिस लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाती F1 पीढ़ी उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो यही है प्रभाविता का नियम। इसके बाद दो युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बेटा कल समझाऊंगी मैं। ठीक है, यस मैम। ओके।